सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं लीजेस। सो ये लेक्चर जो स्पेशली वैसे तो यूएससीपीए, यूएससीएमए, डिप्लोमा इन आईएफआरएस सभी जगह लीजेस की अकाउंटिंग को कवर किया गया है। सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कई बार जब लीज के क्वेश्चंस आते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बहुत इशू आते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताऊं कि देखिए लीजेस में वैरायटी ऑफ लीजेस होती हैं, जैसे ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, सेल्स लीज बैक, और हर प्रकार की लीज में अकाउंटिंग क्या होती है, डिफरेंस होती है। तो आपको आज मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में लीजेस के बारे में पूरा बताऊंगा और लेसी और लेसर की बुक्स में इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। सर सेल्स टाइप लीज में क्या डिफरेंस है, डायरेक्ट फाइनेंस लीज में क्या डिफरेंस है, ऑपरेटिंग लीज, कैपिटल लीज, ये जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती है उसको हम पूरा बिल्कुल लेमन टर्म में क्या करेंगे, समझेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट को क्या करें, बहुत अच्छे से समझ सकें, क्योंकि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करें तो लीज में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी दो पार्टी सर इन्वॉल्व होती हैं, अगर हम समझें। सो एक होता है लेसर और एक होता है आपका लेसी। सर लेसर और लेसी कौन कौन होते हैं, चलिए तो एक बार पेन ले लेते हैं। सो जनरली लेसर का मतलब, अगर मैं बिल्कुल लेमन टर्म में समझूं, जो कि अपनी प्रॉपर्टी को क्या करता है, किसी दूसरे पर्सन को रेंट पे देता है, उसको स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में यूज करने के लिए। तो जो एक्चुअल में प्रॉपर्टी का लीगल ऑनर होता है उसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, लेसर बोलते हैं। द वन हु गिव्स हिज प्लेस ऑन रेंट टू लेसी इज कॉल्ड लेसर। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि लेसर और लेसी दो पर्सन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहला पर्सन हो गया आपका लेसर, जिसको कि अगर हम कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को किराए पे दे रहे हैं तो लैंडलॉर्ड कह लीजिए, और लेसी मतलब किराएदार, टेनेंट। ए लेसी पर्सन हु टेक प्लेस, जो कि किराए पर क्या करता है, प्लेस को लेता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो इसमें बेसिकली लेसर और लेसी का कॉन्सेप्ट आता है। तो आपको आने वाले समय में इसकी अगर अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से समझना है तो आपको पहले ये बता दूं कि लेसर और लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग कंप्लीटली डिफरेंट होती है, क्योंकि एक पर्सन क्या करेगा, रेंट को पे करेगा, और एक पर्सन रेंट को क्या करने वाला है, रिसीव करने वाला है। तो दोनों कॉन्टेक्स्ट में हम समझते हैं। उसके पहले हम सबसे पहले लीजेस के टाइप्स को समझ लें कि सर लीजेस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली लीज को जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो उसके नेचर के बेसिस में दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक है आपका ऑपरेटिंग लीज और दूसरा आपका है फाइनेंस लीज। अब आप एक बात बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए कि ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये लेसर और लेसी की बुक्स में डिफरेंट होता है। लेसी मतलब टेनेंट, मैं बिल्कुल लेमन टर्म यूज कर रहा हूं, जो किराएदार है, जो टेनेंट है, उसकी बुक्स में दो ही प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं। सर कौन कौन से दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग लीज और एक होता है फाइनेंस लीज, बस। इसके अलावा और कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन लेसी की बुक्स में क्या होगा कि जो क्लासिफिकेशन है वो वेरियस क्लासिफिकेशन। सबसे पहले अगर आपने फाइनेंस लीज क्लासिफिकेशन किया तो फाइनेंस लीज में भी फर्दर कैटेगरीज बनती हैं। डायरेक्ट लीज और सेल्स टाइप लीज भी होती है। एक होती है डायरेक्ट फाइनेंस लीज और एक होती है सेल्स टाइप लीज और एक होती है ऑपरेटिंग लीज। तो ये आपको डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और एक लीवरेजेस लीज होती है जिसमें कि एक लेसर किसी लेसी को कोई प्रॉपर्टी को फाइनेंस करता है, लेकिन अल्टीमेटली उसका पेमेंट क्या होता है, जो फाइनेंसिंग कंपनी है वो लेसी से ना रिकवर करते हुए क्या करती है, लेसर से रिकवर करती है। तो ये सारे क्लासिफिकेशन को भी हमने समझना, लेकिन आज के लेक्चर में हम लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग को सीखने वाले हैं और हम ये सीखने वाले हैं कि सर फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में किस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैंने आज का जो लेक्चर है वो क्योंकि ये जो पूरा सेगमेंट है ये काफ़ी बड़ा सेगमेंट है,
ऐसा नहीं कि आपको 10 मिनट में बताया और कंप्लीट हो गया, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। तो देखिए, सबसे पहली स्टेप तो हम बात कर रहे हैं सर, आज पूरा फोकस हम कर रहे हैं लेसी के ऊपर। लेसी मतलब किराएदार। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेस्ड ऑन द नेचर लेसी की बुक्स में दो ही क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग लीज और एक फाइनेंस लीज। जब मैं आपको सेकेंड लेक्चर में लेसर की बुक्स में बताऊंगा, तो लेसर की बुक्स में मैं आपको बताऊंगा कि वहां ऑपरेटिंग लीज भी होता है और फाइनेंस लीज के अंदर दो क्लासिफिकेशन, एक होगा आपका डायरेक्ट फाइनेंस लीज और एक होगा सेल्स टाइप लीज। लेकिन अभी आप लेसी के ऊपर फोकस कीजिए कि सर लेसी में दो ही क्लासिफिकेशन है, फाइनेंस लीज और एक ऑपरेटिंग लीज। और सर इस क्लासिफिकेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये वाला जो क्लासिफिकेशन है वो ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज, हम इस कॉन्सेप्ट को क्या करने वाले, समझने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंस लीज वर्सेस ऑपरेटिंग लीज के लिए एक कॉन्सेप्ट के सामने आपको एक स्लाइड बना के मैंने दी हुई है। ये स्लाइड को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्या कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट को थोड़ा और भी बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा साइज भी मैंने बढ़ा दिया है। अब देखिए, आपको कुछ कंडीशन यहां पे दी गई है। आपके सामने 5 कंडीशन लिखी हुई हैं। इन पांचों कंडीशन को हम एक एक करके क्या करने वाले हैं, समझने वाले। चलिए सर, सबसे पहली कंडीशन बोलती है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। किसके ऊपर फोकस है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। अगर मान के चलिए लेसर और लेसी के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, मान के चलिए एक एरोप्लेन एजेंसी, एक एरोप्लेन हम को लीज पे लेते हैं, लेट से 10 साल के लिए हम एक एरोप्लेन को क्या करते हैं, लीज पे लेते हैं। और उस लीज अग्रीमेंट में इस बात को मेंशन कर दिया जाता है कि आज से 10 साल बाद आप जो भी किराया दे रहे हो वो तो आप हर साल रेगुलर मंथली आपने किराया देना ही देना है, लेकिन आज से 10 साल बाद इस प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप है वो लेसर से किसको ट्रांसफर हो जाएगी, लेसी को। अगर ये कंडीशन है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है, ये 5 कंडीशन है, ये 5 कंडीशन। इन 5 कंडीशन में से पहली कंडीशन है कि अगर ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाए, ऐसा क्लॉज हो कि लीज के एंड पर ऑनरशिप अगर ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम लेसर टू लेसी, तो इस प्रकार की लीज को हम फाइनेंस लीज मानते हैं। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपने ऑनरशिप अभी ट्रांसफर करने का क्लॉज नहीं डाला, लेकिन आपने एक अग्रीमेंट बनाते समय उसमें एक पॉइंट डाल दिया, एक परचेस ऑप्शन का पॉइंट डाल दिया है कि लीज के एंड पर लेसी इस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, परचेस कर सकता है। जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। इस जैसे 10 साल बाद जब वो एयरप्लेन हम पूरा यूज कर लेंगे तो हम उस एरोप्लेन को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इस बात का क्लॉज आज डाल दिया गया। और नीचे एक लाइन लिखी हुई है, इट इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज। रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज का मतलब कि लेसी उस ऑप्शन को 100% मतलब रीजनेबली क्या कर लेगा, एक्सरसाइज कर लेगा, ऑप्ट कर लेगा। सर प्रैक्टिकल एग्जांपल, बेटा प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका ये होगा, आप सोचिए अगर आज से 10 साल बाद उस पर्टिकुलर एयरप्लेन की जो एरोप्लेन हमने लीज पे लिया है, लेट से फेयर मार्केट वैल्यू 20 लाख रुपीस आती है और आपको परचेस ऑप्शन दिया है कि आप उस प्रॉपर्टी को 15 लाख में खरीद सकते हैं। तो जिस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू आज से 10 साल बाद 20 लाख होने वाली है, आज आपने इसको कैलकुलेट कर लिया और आपको अगर 15 लाख में ऑप्शन है कि आप इस प्रॉपर्टी को 15 लाख में खरीद सकते हैं, तो आप मुझे बताइए एज ए कॉमन सेंस कि इट इज रीजनेबली सर्टेन, जो चीज 20 लाख की है वो आपको 15 लाख में मिलने वाली, इसका आज ही अग्रीमेंट हो रहा है। तो इट इज रीजनेबली सर्टेन कि आप इस ऑप्शन को क्या कर लेंगे, ऑप्ट कर लेंगे। तो अगर लीज में इस प्रकार का भी क्लॉज होता है तो हम इसको क्या मानते हैं, फाइनेंस लीज। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है लीज टर्म इज इक्वल टू मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। मतलब वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर जो लीज का पीरियड है, लीज का पीरियड हमारे एग्जांपल में एरोप्लेन में कितना है, 10 साल है। अगर लीज का जो पीरियड है उस पर्टिकुलर एसेट्स की इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पोर्शन कवर करता,
और मेजर पोर्शन को यहां पर 75%, कितना बताया गया है, 75% लाइफ, कितना, 75%। मतलब ये कहना चाहते हैं कि सर अगर कोई प्रॉपर्टी है उसकी लाइफ जैसे 10 साल है, 10 ईयर उसकी लाइफ है, और मान के चलिए उसका 75% कितना होता है, 7.5 ईयर। अगर 7.5 साल से ज्यादा, 7.5 साल या 7.5 साल से ज्यादा, 7.5 से ज्यादा ईयर के लिए उस प्रॉपर्टी को लीज पे दे दिया जाता है। मैंने क्या बोला, उस प्रॉपर्टी की इकोनॉमिक लाइफ, उस प्रॉपर्टी की जो भी लाइफ है उसका 75% पोर्शन अगर लेसी के द्वारा यूज किया जाए, मतलब सोचिए वो हवाई जहाज अगर 12 साल चलता जो मैंने किराए पे दिया, और हमने लेसी को कितने साल का ऑप्शन दे दिया, 10 साल के लिए, तो 10 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 कीजिए, कितना आता है, 83। मतलब 75% से ज़्यादा है। उसकी जो इकोनॉमिक लाइफ है उसका मेजर पार्ट किसके द्वारा यूज़ किया जा रहा है, लेसी के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। तो इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में अगर इस प्रकार की कंडीशन पूरी हो जाती है तो इन तीनों, अभी हमने 3 कंडीशन मिली, अब 5 में से कोई एक बोला है, पांचों कंडीशन नहीं, इन पांचों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो इस प्रकार के क्लासिफिकेशन को हम किस में कंसीडर करेंगे, फाइनेंस लीज में कंसीडर करेंगे। चौथी कंडीशन से पहले 5वीं आसान वाली कंडीशन में आपको बता रहा हूं, स्पेशलाइज्ड एसेट, मतलब लेसर के द्वारा जो लेसी को एसेट दी गई है वो इस स्पेशल कैटेगरी की, स्पेशल नेचर की है कि उसका ऑल्टरनेटिव यूज लेसर के लिए और कोई नहीं है। मान के चलिए एग्जांपल के तौर पर आप फॉरेन कंट्री से कोई स्पेसिफिक मशीन लेकर आते हैं जो कि आपने स्पेसिफिक लेसी की डिमांड के ऊपर वो फॉरेन से एक मशीन को इंपोर्ट किया है और उसको क्या कर दिया है, यूज करने के लिए अलाउ कर दिया। तो आप मुझे बताइए, जब हमने एक स्पेशल नेचर की एसेट्स किसके लिए खरीदी, लेसी के लिए खरीदी, उसको किराए पे दे दी, तो अगर वो एसेट इस स्पेसिफिक नेचर की है जिसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज लेसर के लिए नहीं है, तब भी इस प्रकार की लीज को हम क्या मानेंगे, फाइनेंस लीज। तो 5वीं कंडीशन, इन पांचों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई तो उस लीज का क्लासिफिकेशन क्या होता, फाइनेंस लीज। सर 5वीं कंडीशन पर आते हैं जो कि यहां पे चौथे नंबर पे लिखी है। ये क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इक्वल टू और ग्रेटर देन सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द फेयर वैल्यू। इसके लिए एक्सेल पे आते हैं, समझते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं, टेक अ एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल देके समझाने में जो मजा है ना, समझने वाले को भी और समझाने वाले को भी। वो कहना चाह रहे हैं कि जो लीज पेमेंट है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन, मतलब उसके साथ में उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू, मैं यहां प्रेजेंट वैल्यू लिख रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। और उसके साथ में एक वर्ड यूज किया है, सब्सटेंशियली। देखिए अगर आप पूरा पढ़ें तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज इज इक्वल टू और ग्रेटर देन सब्सटेंशियली ऑल द फेयर मार्केट। तो सब्सटेंशियल का मतलब कि हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की जिसको किराए पे दिया जा रहा है, सबसे पहले उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे और उसका 90% निकालेंगे। जैसे मान के चलिए वो एयरप्लेन, वो आपकी जो एसेट्स थी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेट से 10 करोड़ थी, या उसको हम 100 करोड़ ले लेते, चार्टर्ड प्लेन था वो, ठीक है। अब इसको जो किराए पे लिया गया है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, लीज पेमेंट करेंगे। और इस लीज पेमेंट, तो लीज पेमेंट आज तो नहीं होगा, ओवर द पीरियड 10 ईयर होगा, 10 सालों तक होगा सर, 1 साल 2 साल 3 साल, तो 4 to 10। तो हम क्या करेंगे, जो हमने लीज पेमेंट किया है उसकी क्या निकालेंगे बेटा, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। और ये प्रेजेंट वैल्यू अगर इस फेयर मार्केट वैल्यू के 90% या उससे ज्यादा होती है, मान के चलिए
ये लीज पेमेंट का जो प्रेजेंट वैल्यू आई, लेट्स से वो 92 करोड़ आई, तो आपको क्वेश्चन में लीज रेंट के पेमेंट्स गिवन होंगे, आपको उस लीज रेंट के पेमेंट्स की क्या निकालनी होगी, प्रेजेंट वैल्यू। अब कई बच्चों को अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालते आता होगा तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। मतलब देखिए, प्रेजेंट वैल्यू आप कब निकालते हैं, जब कैश फ्लो आपको फ्यूचर के गिवन हो, तो फ्यूचर के कैश फ्लो को आज की वैल्यू पर आपको लेकर आना होता है। मेरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर एक स्पेसिफिक लेक्चर डला हुआ है, कुछ बच्चे उसको देख सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, वो जो एसेट्स आप किराए पे दे रहे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का 90% निकालिए, और अगर मान के चलिए आपका लीज पेमेंट उस 90% के इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो, तो इस प्रकार की लीज को भी हम क्या करेंगे, फाइनेंस लीज। तो वहां पर क्या बोला है, तो इस सब्सटेंशियली का मतलब है 90% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू। देखो, छोटी छोटी टर्म समझनी पड़ेगी, तभी आपको लीज समझ में आएगा। तो सर फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए कि जो प्रॉपर्टी हमने किराए पर ली है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू हम निकालेंगे, और अगर हमारे लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू उस फेयर मार्केट वैल्यू से के सब्सटेंशियली इक्वल हो जाती है या उससे ग्रेटर हो जाती है, और सब्सटेंशियल का मतलब होता है 90%। मतलब आपको उस एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू का 90% निकालना है, जो मेरे केस में कितना है, 90 है। और अगर ये लीज पेमेंट इस 90 के इक्वल या उससे ज्यादा जाता है, तो इस प्रकार की लीज को हम फाइनेंस लीज क्लासिफाई करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तब, और भी इसका एक पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा। अगर सर ये पांचों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो इस प्रकार की लीज को हम ऑपरेटिंग लीज मानेंगे। हमने क्या बोला सर, अगर इन 5 कंडीशन में से एक भी फुलफिल नहीं होती है तो वो ऑपरेटिंग लीज कहलाएगी, और अगर इन 5 में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो फाइनेंस लीज कहलाएगी इन द बुक्स ऑफ लेसी। अभी लेसर के लिए अलग कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर इन 5 में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो उसको फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी बोलते हैं, और सेल्स टाइप लीज इन द बुक्स ऑफ लेसर बोलते हैं। फिर से सुनिए, इन 5 कंडीशन में से एक भी फुलफिल हो गई तो लेसी की बुक्स में सर फाइनेंस लीज, 5 में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं सर लेसी की बुक्स में ऑपरेटिंग लीज, सर 5 में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई तो इसी प्रकार की लीज को लेसर की बुक्स में सेल्स टाइप लीज बोला जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट है, लेसर की बुक्स में डायरेक्ट फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज किसको बोलते हैं, वो एक अलग सेगमेंट में कवर करूंगा, क्योंकि बेटा कंफ्यूजन आपको ना हो जाए, इसीलिए लेसी की बुक्स में ही करा रहा हूं। पहला पार्ट लेसी के लिए। तो सर लेसी की बुक्स में 2 ही क्लासिफिकेशन होते हैं, फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। ठीक है सर, ये बात समझ में आई। दूसरी बात, आपने एक बार लीज को फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज क्लासिफाई किया, ये केवल लेसी की बुक्स में, तब आपको दोनों लीजेस में अकाउंटिंग कैसे करनी है, अब उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। क्या समझेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फिर मैं आपको पूरा यूएस गैप के अकॉर्डिंग भी समझाऊंगा कि हमें उसको कैसे समझना है। चलिए, तो हम सीधे एक्सेल की ओर चलते हैं। चलिए, सो आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने ओपन किया हुआ है, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसी। तो आज हमें लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग को समझना है। तो आपको देखिए, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज में सबसे पहले मैंने एक वर्ड लिखा है इनिशियल रिकॉर्डिंग। इनिशियल रिकॉर्डिंग और सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग में क्या फ़र्क होता है कि जब आप एक बार प्रॉपर्टी को लीज पे ले लेते हैं तो उस लीज पर लेते समय क्या अकाउंटिंग होगी, और सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जब आप ग्रेजुअली ओवर द पीरियड क्या करने वाले हैं, पेमेंट करने वाले हैं, तब आपको अकाउंटिंग क्या करनी है। तो सबसे पहले अगर आप एक बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बिल्कुल नोट डाउन कर लेना बच्चों। सर इन दी बुक्स ऑफ लेसी, चाहे ऑपरेटिंग लीज हो चाहे फाइनेंस लीज हो, इनिशियल रिकॉर्डिंग जो होती है वो दोनों केसेस में एक जैसी होती है। दोनों केसेस में क्या होती है, सेम होती है। इन दी बुक्स ऑफ लेसी, चाहे वो फाइनेंस लीज हो चाहे वो ऑपरेटिंग लीज हो, एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन ऑफ द लीज, जब आप लीज कॉन्ट्रैक्ट को इंसेप्शन करते हैं,
अग्रीमेंट करते समय दोनों की बुक्स, दोनों मेथड में एक ही जैसे की अकाउंटिंग होती है। फिर हम समझेंगे सर सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग। तो पहले इनिशियल अकाउंटिंग के लिए हम इस प्रोविजन को पढ़ते हैं। ऑन जनवरी 1 ईयर 1 कॉटल इनकॉर्पोरेशन एंटर इनटू ए 3-year लीज ऑफ अ मशीनरी। तो देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है 3 साल के लिए मशीन को किराए पे लिया है। फ्रॉम क्रिम्सन LLC कॉटल मस्ट पे क्रिम्सन 3 annual पेमेंट ऑफ $100,000 स्टार्टिंग ऑन 31 दिसंबर ईयर 1। तो जो लीज का पेमेंट है, वो जो लीज का टोटल आपने पेमेंट किया है वो $100,000 अगले 3 साल तक आपको क्या करना है, $1,00,000 का अगले 3 साल तक का रेंट पे करना है उस मशीन को यूज करने के लिए। द मशीन यूजफुल लाइफ फ्रॉम द लीज कमिटमेंट डेट इज 5 year। तो सर प्रॉपर्टी 5 साल के लिए थी, किराए पे कितने के लिए दिया? तो क्या इकोनॉमिक लाइफ वाला फंडा सेट होता है 75% का? तो 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100। नहीं सर, तो फाइनेंस लीज तो नहीं लग रही। तो जो 5 कंडीशन उसमें से एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। दूसरी, उसको मैंने ग्रीन हाईलाइट कर दिया ताकि आप सीधे पहचान सकें। द लीज अलाउ कॉटल टू ऑप्शन द परचेस। और सर जब ऑप्शन टू परचेस आ गया तो सीधे आपको 5 में से कंडीशन मिल गई। मतलब ये लीज कौन सी है? फाइनेंस लीज। तो ऑप्शन टू परचेस आते से ही हमने क्या समझ लिया कि ये फाइनेंस लीज है। तो अब हमारा पूरा कॉन्सेप्ट फाइनेंस लीज में होगा जनरल एंट्री के रिस्पेक्ट में। तो अब मैं आपको लेसी की बुक्स में फाइनेंस लीज को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं ये समझाने जा रहा हूं। आपने उस पॉइंट को पढ़ा, लीज अलाउ कॉटल द ऑप्शन टू परचेज द मशीनरी। तो जब एक ऑप्शन टू परचेस आ जाता है तो इस प्रकार के अग्रीमेंट में क्या बोला जाता है कि ये जो अग्रीमेंट है वो फाइनेंस लीज। और आपको प्राइस दे दी है कि आप क्या कर सकते हैं, उसको एट द एंड ऑफ द टर्म $15,000। तो आपको अगर जब कभी भी रिकॉर्डिंग करनी होती है तो एक बात ध्यान रखिए, जितने भी लीज पेमेंट होते हैं ना, लीज पेमेंट इज इक्वल टू जो एनुअल रेंट होगा प्लस यहां पर गारंटीड, क्या लिख रहा हूं मैं, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। बाय द लेसी। देखिए लीज चैप्टर ही सबसे तगड़ा है, चाहे सीपीए हो सीएमए हो, तो इसको बड़े अच्छे से समझना। लीज पेमेंट इजिकल टू एनुअल रेंट प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू गिवन बाय द लेसी। तो यहां पर एक परचेस ऑप्शन हमने लिया, हमने गारंटीड दिया कि हम इसको 15,000 में क्या करने वाले, खरीदने वाले। तो इसकी हम क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। तो देखिए प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको ये 2 चीजें दी होंगी, एक एनुअल कैश फ्लो के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन होगा और एक सिंगल कैश फ्लो के लिए केवल प्रेजेंट वैल्यू गिवन होगी। तो आपको सबसे पहले इसकी क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू। तो एनुअल के लिए तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 लाख मल्टीप्लाई 1 लाख मल्टीप्लाई कितना कर दें, 3 साल का 10% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए 2.48685 प्लस 15,000 ऑप्शन था इंटू 0.7513। तो ये जो आया है 259954, 2,59,954, इसको हम इनिशियली एक जनरल एंट्री पास करेंगे, चाहे फिर वो फाइनेंस लीज होती चाहे वो ऑपरेटिंग लीज होती, रिकॉर्डिंग एक ही होगी। यहां पर हम एक रिकॉर्ड करेंगे ROU अकाउंट डेबिट टू, यहां पर हमारी बुक्स में एक लायबिलिटी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, लीज लायबिलिटी। तो इनिशियल रिकॉर्डिंग चाहे ऑपरेटिंग लीज हो चाहे फाइनेंस लीज हो, सेम होगी बच्चों, 259954। तो हमने यहां पे क्या किया, ROU अकाउंट डेबिट 259954, एसेट को रिकॉर्ड कर लिया, राइट ऑफ यूज, और एक लीज लायबिलिटी को हमने क्या कर लिया है, क्योंकि आपको एसेट को यूज करने का क्या मिला है, राइट ऑफ मिला है। तो इसको हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, ROU अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, चाहे फाइनेंस लीज हो
चाहे ऑपरेटिंग लीज हो, इनिशियल रिकॉर्डिंग तो यही होती है। अब आप हर साल क्या करने वाले हैं, एक पेमेंट करने वाले, किसका पेमेंट करने वाले, $100,000। तो ध्यान रखिए, लेसी जो 100,000 का पेमेंट कर रहा है उसमें दो एलिमेंट होंगे। ये मैं आपको लीज की अकाउंटिंग सिखा रहा हूं, सब्सिक्वेंट फाइनेंस लीज। एक आपका एलिमेंट होगा रेंट का एलिमेंट होगा, मतलब एक प्रिंसिपल का, एक लायबिलिटी है ना, एक प्रिंसिपल एलिमेंट होगा, और एक आपका जो होगा उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा इंटरेस्ट का भी। हम अब इस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कि सर इस लीज के पेमेंट में प्रिंसिपल पेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट क्या है। इसके लिए हम एक अमोर्टाइजेशन, देखिए कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर है, स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। तो लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल हम कैसे बनाएंगे इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर ईयर लिखना है। कितना था, 3 साल था। तो 3 साल में सबसे पहले आपको यहां पे लिखना पेमेंट कितना होगा हर साल। सर पेमेंट पहले से डिसाइडेड $100,000, आई गेस $100,000 ही था, हाँ $100,000। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि सर हमें पेमेंट करना है, तो हर साल हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, 1-1 लाख का पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ लिख लिया 1 लाख। अब इसमें 2 पोर्शन शामिल है, एक है इंटरेस्ट पोर्शन शामिल है। तो इंटरेस्ट हमेशा लायबिलिटी के ऊपर निकाला जाएगा, 259954। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर सीधे 259954 का 10%, ये 10%। फिर बाकी बचा हुआ पोर्शन, इस पेमेंट में इंटरेस्ट है तो बाकी बचा हुआ पोर्शन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो देखिए आपने क्या किया, 1 लाख माइनस 25,995, इसमें से आपने प्रिंसिपल पोर्शन बच गया। तो लायबिलिटी फर्स्ट ईयर के एंड में कितनी बचेगी, सर 259954 की लायबिलिटी थी, उसमें से 74005 अब क्या करो, लायबिलिटी पोर्शन माइनस करो। अब दूसरे साल इंटरेस्ट का पेमेंट होगा सर, दूसरे साल कितना होगा, तो दूसरे साल 185,949 इंटू क्या करें, कितना परसेंटेज, 10%, ये 10% लगा देंगे। तो आपको यहां पर 1 लाख माइनस 18595 ये हटा दें, ये प्रिंसिपल। तो सर प्रिंसिपल कितना बचेगा एंड में, तो 185,949 माइनस 81,405। अब तीसरे साल आएंगे, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट। तो यहां पर मैं 1 लाख की जगह 1,15,000 लिख दूं, क्योंकि 15,000 हमने वो भी देना है परचेस ऑप्शन। तो 1,15,000 का मैंने पोर्शन कर दिया। यहाँ मैं लगाऊंगा इंटरेस्ट 104544 इंटू 10, और बाकी पोर्शन क्या चले जाएगा इसमें, यहाँ पर एंड में जो वैल्यू है ना 0 बचाना है। एंड में वैल्यू कितनी बचाना है आपको, 0 बचाना है। तो बाकी अगर हम देखें तो 1,15,000 माइनस 10,454, तो ये देखिए ये 45-46 आ गया, 2 रुपये का फ़र्क है। तो 2 रुपये आप चाहें तो इंटरेस्ट में क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट आपका 10,454 आया था, इसको 10,452 लिख दीजिए। बड़े ध्यान से समझना है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये लास्ट में 1045, मैंने इंटरेस्ट अमाउंट को एडजस्ट करके ये पूरा प्रिंसिपल का पेमेंट कर। तो सर जनरल एंट्री क्या होगी, देखो हमें जनरल एंट्री समझना है फाइनेंस लीज में। तो फाइनेंस लीज में जनरल एंट्री क्या होगी, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपने कैश पेमेंट किया है, तो एक आप डेबिट करेंगे लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट फाइनेंस चार्ज,
जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस था डेबिट, तो दोनों को आप क्या करेंगे, इस तरीके से अलग कर देंगे। तो यहाँ आपने प्रिंसिपल पोर्शन 7005 और इंटरेस्ट पोर्शन 2599, और इस तरीके से आप टू कैश। तो देखिए सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग इस तरीके से। तो ये जो आपने क्या किया है, 1 लाख का पेमेंट किया है, इसको 2 कैटेगरी में हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। अब फाइनेंस लीज में क्योंकि सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म के अकॉर्डिंग लेसी की बुक्स में क्या हो जाती है, एसेट्स कैपिटलाइज हो जाती हैं, तो अल्टीमेटली डेप्रीशिएशन जो है यहां पर लेसी के द्वारा कैलकुलेट किया जाएगा। तो डेप्रीशिएशन की एंट्री किसकी बुक्स में होगी, लेसी की, इवन दो इसकी लीगल ऑनरशिप किसके पास है, सर, लेसर के पास, पर डेप्रीशिएशन फाइनेंस लीज में लेसी क्लेम करता है। तो यहां जनरल एंट्री क्या पास करेंगे हम, सर, डेप्रीशिएशन की जगह यहां पर अमोर्टाइजेशन यूज कर लेते हैं कई लोग, डेप्रीशिएशन, अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आरओयू कर लीजिए, तो आरओयू कम हो जाएगी, या अल्टीमेटली एक्यूमुलेटेड। ये सारी चीजें बेसिक में हम कवर करते हैं, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। तो ये हम सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग को समझने के अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, अभी पूरा फाइनेंस लीज में हम लाइफ वगैरह सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरीके से हम लोग प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के पोर्शन को, जिसको कि मैंने फाइनेंस चार्ज के नाम से जाना, इस तरीके से क्या किया है, अलग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम ऑपरेटिंग लीज को भी समझते हैं। इसमें 2 मिनट में एक नया एग्जांपल निकालता हूं।